ओके मालिक। सो बेसिकली अभी अपन चैप्टर 3 आज के लिए नहीं कर रहे, चैप्टर 3 अपन कल करेंगे, कल सुबह चैप्टर 3 करेंगे। तो आज मैं पहले चैप्टर 4 कर रहा हूं, जहां पर अपने को इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये 3 चीजें कवर होगी। ये चैप्टर का पूरा चार्ट मेरा स्क्रीन पे रेडी है, हार्डली इसमें कुछ लिखना है, मेरे को हार्डली कुछ लिखना होगा, तो ये चार्ट से ही पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। नॉट मेजर टाइम, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। क्या इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? देखिए मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन चैप्टर 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर में से आपको 2 चैप्टर में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। यानी 4, 5, 6 में से आपको 2 क्वेश्चन आने कंपलसरी है, लेकिन वो 4 से आएगा या 5 से आएगा या 6 से आएगा मालूम नहीं। ओके, यानी आपको 3 चैप्टर कौन से ध्यान में रखने होंगे? इंक्वायरी वाला, ओके, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला, और उसके साथ में ओके ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये 3 चैप्टर आपके लिए मैटर करते हैं। तो 3 में से आपको 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, यानी ये तीनों मिला के आपको 8 से 10 मार्क का रेंज आंसर एग्जामिनेशन में आने की संभावना पूरी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अपन चैप्टर 4 करते हैं, और उसके बाद चैप्टर 3 इसलिए मैं आज नहीं कर रहा हूं कि कंसेप्चुअली वो बहुत ज्यादा है, तो वो कंसेप्चुअली अपन उसको कल सॉल्व करेंगे। तो यानी वो कल अपना ब्रेन वापस उसी तरह डेवलप कर लेना, ताकि मैं वो ऑल टुगेदर वो सेपरेट भी रहेगा। पहले वालों के साथ ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, है इंटीग्रेशन नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम इंटीग्रेशन है। तो यहां पर अपन वो डिस्कशन पॉइंट रखेंगे मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? तो यहां पर अपन चैप्टर 4 चालू कर रहे हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। सर यहां पर अपन 2 चीजों को डिवाइड करेंगे, पहला होगा इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, और एक होगा इन्वेस्टिगेशन। ओके, आप अभी नोट्स में जाना चाहते हो या स्क्रीन पे आइदर ऑफ इट, क्योंकि मैं पूरा चार्ट से पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप ये चार्ट एक बार खाली स्क्रीन पे देखो, अगर ये आप चार्ट देखोगे, सारा कुछ कवर इसके अंदर पूरा हो जाता है एक चार्ट में। ये पूरे इसमें ऑल सेक्शंस ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन इज कवर्ड, यानी 206 से चालू होकर जो 226 के रेंज तक के सेक्शन है, सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो यानी इसमें से मतलब सिर्फ एक चार्ट में, मतलब ये शीट अपने पास आ गई तो ये काम खत्म ही है, मतलब ये चैप्टर का। ओके, बाकी सब में क्या था, बहुत सारी चीजें और बाहर भी देखने पड़ता था, केस लॉ भी देखना पड़ता था। ये चैप्टर में ऐसा नहीं है, यानी ये चैप्टर का अगर शीट कवर हो गया आपका, आपने शीट को कंट्रोल ले लिया, तो ये चैप्टर का आंसर आप लिखने के लायक बन जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप दिमाग में डालिए 2 चीज, पहली है इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, और एक है इन्वेस्टिगेशन। ओके, देखिए कभी भी कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट जब होता है तो वो इंक्वायरी से होता है। इंक्वायरी में मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा तो मैं इंस्पेक्शन पे जाता हूं, और इंस्पेक्शन पे अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं इन्वेस्टिगेशन में जाता हूं। यानी कल अगर कंपनी के बारे में कुछ भी मुझे पता चलता है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद मैं किधर पहुंचूंगा? इंस्पेक्शन। और उसके बाद उसमें कुछ मिला तो मैं किधर पहुंचता हूं? इन्वेस्टिगेशन। सर तो क्या डायरेक्ट रूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है? आंसर मैंने ऐसे नहीं बोला कि नहीं है, लेकिन वो रेयरेस्ट केसेस है। यानी ऐसे केसेस है जो एकदम फ्रॉड वाले केसेस होंगे तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली होगा। लेकिन अगर अपने को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली या कुछ एक्टिविटीज कुछ प्लस माइनस रहा, तो सबसे पहले हमेशा क्या की जाएगी? इंक्वायरी। मेरे ख्याल से क्लियर है? पहला पॉइंट फ्रीज करें तो दिमाग में याद रखना, जब लिखते वक्त इंक्वायरी लिख रहे हो, इंस्पेक्शन लिख रहे हो, इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन किस पे है? वेदर दे आर आस्किंग फॉर इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेटली ये चैप्टर का मेजर पोर्शन इज अबाउट इन्वेस्टिगेशन। ये चैप्टर का मेजर पोर्शन इज अबाउट इन्वेस्टिगेशन, बट इसका बेसिक पोर्शन जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो इंक्वायरी का और इंस्पेक्शन का है। तो यानी आपने लिए 206, 207, 208, ये 3 सेक्शन। ओके, ये 3 सेक्शन के साथ में 209 भी है, ये 4 सेक्शन मिलके अपने लिए इंक्वायरी और इंस्पेक्शन होगा। 206, 207, 208, 209, 206, 207, 208, 209, 210 से क्या चालू हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। तो 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ये सब इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट जाएंगे। तो अपन अभी सेक्शन कौन से कर रहे हैं? स्टार्टिंग के 206, 207, 208, 209। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो 206 है। ठीक है मालिक, मैं अभी इसमें कुछ समझा नहीं रहा हूं, पहले एक बार देख लीजिए, सेक्शन का देख लीजिए। इसके बाद आप जब जाओगे ये खत्म हो जाएगा, फिर आप देखोगे 207 दिखेगा। मिला ये 207? ओके, मैं सेक्शन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं तो थोड़ा देखने में आसानी होगी मालिक। ओके, तो ये है आपका 206, ये 206 वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो 207। उसके अंदर का कंटेंट मत पढ़ो, मैं पहले सेक्शन को क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सेक्शन जितना याद रखोगे उतना आंसर पॉलिश रहेगा। उसके बाद देखोगे 208, उसके बाद देखोगे 209। ओके, और ये होने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। ठीक है, इधर तक समझ में आया? तो अभी अपना पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। ओके, ये सेक्शन कौन सा कवर करता है? 206। 206 में 3 रूट है इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के। मैं आपको बोल रहा हूं इंस्पेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, सबसे पहले क्या होगी? इंक्वायरी। अगर इंक्वायरी करने के बाद यू आर अनसेटिस्फाइड, देन यू गो फॉर इंस्पेक्शन। नाउ हु आर यू? आइदर आरओसी और सीजी। ट्रिब्यूनल इधर नहीं आता है, तो यहां पर ट्रिब्यूनल को लाने की कोशिश मत करना। ट्रिब्यूनल शब्द कौन से यूज करने हैं आपको ध्यान में रखना होगा, प्लीज डू अंडरस्टैंड। अगर आपने शब्द गलत यूज कर लिए, अगर आपने गलती से भी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी में ट्रिब्यूनल का नाम ले लिया कि ट्रिब्यूनल इंक्वायरी इंस्पेक्शन करवाता है, कहानी चली जाएगी, कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचता है।
ट्रिब्यूनल इंस्पेक्शन इंक्वायरी नहीं करवाता। इंस्पेक्शन इंक्वायरी कौन करवा सकता है? तो यहां पर आप दो नाम याद रखना, एक होगा आरओसी और दूसरा होगा सीजी। तो कितने रूट है यहां पर? 3 रूट आपको याद रखने होंगे, यानी इंक्वायरी करने के 3 रूट है। इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन करने के कितने रूट है? 3। कौन से सेक्शन ने दिया है? 206। 3 रूट कौन से? पहला रूट है आरओसी के पास या तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट फाइल किया या आरओसी को कुछ इंफॉर्मेशन मिली। कान खुले, क्या बोला मैंने? आरओसी के पास कोई तो डॉक्यूमेंट फाइल किया या तो इंफॉर्मेशन मिली। एग्जांपल, डॉक्यूमेंट फाइल किया। क्या आप एनुअल रिटर्न्स आरओसी के पास फाइल करते हो मालिक? यस। क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करते हो? जब आरओसी एनुअल रिटर्न जारी थी तब उनको लगा कि नहीं भाई यहां पर ये डाउट है। ओके, तो फर्स्ट रूट, पहले रूट की बात कर रहा हूं। पहला रूट क्या है? आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपने या आरओसी को कुछ इंफॉर्मेशन मिली, तो आरओसी ओके आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगाएगा। जब वो इंफॉर्मेशन मंगाएगा इसका मतलब वो क्या कर रहा है? इंक्वायरी कर रहा है। आरओसी आपसे क्या मंगाएगा? इंफॉर्मेशन मंगाएगा, इंक्वायरी करेगा। भाई मेरे को ये बता, एग्जांपल ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तूने लिखा है ना, डिस्क्लोज किया ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये बरोबर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसके बारे में और डिटेल दे या इसके बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर। ओके लेकिन याद रखना, जब मैं बोल रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर, ये कब होता है? जब इंस्पेक्शन की बात आएगी। ओके, इंक्वायरी में क्या होता है? इसके एक्सप्लेनेशन मांगे जाते हैं। तो आपको यह समझना होगा, जैसे ही डॉक्यूमेंट फाइल किए गए या इंफॉर्मेशन मिली, आरओसी सबसे पहले इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी अगर अनसैटिस्फैक्टरी रही तो वो इंस्पेक्शन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर? ये कौन सा रूट हो गया? फर्स्ट रूट। तो फर्स्ट रूट मेरे को बताइए, फर्स्ट रूट क्या है? कौन से सेक्शन से फर्स्ट रूट आ रहा है? 206। 206 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रूट 206 ही बता रहा है। तीनों रूट कौन बता रहा है मालिक? 206 बता रहा है। 206 का पहला रूट क्या है? पहला रूट कौन इनिशिएट कर रहा है? आरओसी। आरओसी कब इनिशिएट कर रहा है? या तो आरओसी को क्या मिला? डॉक्यूमेंट फाइल किया, उसमें से इंफॉर्मेशन मिली, या कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। मतलब दो, उसको भी 2 चीजें हैं। ओके, और उसमें से उन्होंने क्या किया? पहले इंक्वायरी की, और इंक्वायरी अगर अनसैटिस्फैक्टरी रही तो क्या करेंगे? वो इंस्पेक्शन। ओके, इंस्पेक्शन करने के लिए वो क्या मंगाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाएंगे। अरे भाई पीएनएल के लिए जो इसका लेजर दीजिए। ओके सर, इसका कैश बुक मेरे पास लाइए। सर इसका ये वाला मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसका लेजर दिखाइए मेरे को, ये पॉइंट मेरे को बताइए। ये सब करना, इट इज नॉट इंक्वायरी, इट इज इंस्पेक्शन। रिलेटेड पार्टी में मिस्टर ए, ये आपके कौन है? इंक्वायरी। मेरे ख्याल से फ्रीज करें। ठीक है, पहला रूट क्लोज हो गया। सेकेंड रूट में आरओसी को लगता है, सेकेंड रूट बोल रहा हूं, सेकेंड रूट में आरओसी को लगता है कि ये कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनी हुई है, या कंपनी अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है। ओके, क्या बोला मैंने? कौन से पर्पस के लिए बनी है? फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनी है, या अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है, या नॉन कंप्लायंस कर रही है। क्या कर रही है? नॉन कंप्लायंस, या ओके इन्वेस्टर्स जो है उनके ग्रेवियंस वो सॉल्व नहीं कर रही है। 4 चीजें, 4 नाम याद रखो। क्या क्या? फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बनी हुई है, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रही है, ओके नॉन कंप्लायंस हो रहा है, या ओके इन्वेस्टर के ग्रीवियंस सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इस केस में आरओसी या सीजी, कान खुले, क्या बोला मैंने? आरओसी या सीजी। ओके, ये सर सीजी को कैसे मालूम पड़ेगा? आरओसी बताएगा। ओके, वो ऑर्डर कर सकते हैं, किसको? फॉर व्हाट पर्पस? इंस्पेक्शन के लिए। किसके लिए? इंस्पेक्शन। इधर इंक्वायरी का पॉइंट नहीं रहता, इंस्पेक्शन डायरेक्टली चालू हो जाता है। इंक्वायरी मतलब बेसिक इंक्वायरी आरओसी खत्म कर लेता है, डायरेक्टली किसके लिए आ जाता है? इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन जब होता है तो आपको ये समझना चाहिए, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट किया जाता है? इंस्पेक्टर। और इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया जाएगा, वो अपॉइंट करने का अधिकार वो किसके पास रहेगा? सीजी के पास रहेगा। तो जो इंस्पेक्शन करेगा उसका इंस्पेक्टर है। और याद रखना, इंस्पेक्टर सीधा उधर जाके धावा नहीं बोलेगा। तो वो कहीं ना कहीं, आप ये ध्यान में रखना, 206 का सेकंड रूट भले वो डायरेक्टली सेक्शन में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसमें क्लियर दिया हुआ है, इसमें क्लैरिफिकेशन क्लियर कट है, डिपार्टमेंट का क्लैरिफिकेशन है। इंस्पेक्टर ने सीधा जाके उसके घर पे धावा नहीं बोलना है। तो सबसे पहले उसने क्या करनी है? इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद ही इंस्पेक्शन करना है। लेकिन सेकंड रूट में इंस्पेक्शन तक पहुंचना है। फर्स्ट रूट में मैंने क्या बोला? इंस्पेक्शन कब पहुंचेगा? अगर इंक्वायरी के बाद अनसैटिस्फैक्टरी रहा तो इंस्पेक्शन करेगा। सेकंड रूट में आपको इंस्पेक्शन करना ही है, लेकिन इंस्पेक्शन डायरेक्टली नहीं करोगे, किसके थ्रू करोगे? इंक्वायरी। तो सेकंड में मैं ऐसा बोल सकता हूं, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, फर्स्ट में क्या था? इंक्वायरी। ओके, अगर नहीं हुआ तो इंस्पेक्शन में जाएगा। फर्स्ट में इंक्वायरी तक क्लोज हो सकता है मैटर, लेकिन सेकंड रूट में गए तो वो इंस्पेक्शन। यानी आपको समझना है, जब सीजी आ गया तो इंस्पेक्शन हो गई, सीजी आ गया तो इंस्पेक्शन होगा, आरओसी तक इंक्वायरी में सेटल हो सकता है। लेकिन यानी आपको यह भी समझना है कि फर्स्ट केस में अगर आरओसी को समझ में आया इंक्वायरी के बाद कि ये अनलॉफुल है, या फ्रॉडुलेंट है, या नॉन कंप्लायंस है, तो वो सेकंड रूट में जाएगी। और सेकंड रूट में वो किसको बोलेगी? सीजी को। और सीजी फिर क्या करेगा? इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, और वो क्या ऑर्डर करेगा? ओके, क्या करेगा? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्टर अपॉइंट करके ये करेगा, क्लोज, खत्म। ठीक है, तीसरा रूट है सुओ मोटो। सीजी को लगता है कि सर्कमस्टेंसेस वारंट कर रहे हैं कि इस कंपनी का इंक्वायरी करो, इंस्पेक्शन करो। सुओ मोटो मतलब क्या? सर्कमस्टेंसेस आर वारंटिंग। सर एग्जांपल कैसे होता है? ओके, पब्लिक में इस कंपनी का नाम डूब रहा है, पब्लिक बात कर रही है, सहारा स्टार,
सारा का नाम हो रहा है, तो डोंट यू थिंक यहां पर इसमें इंक्वायरी करनी जरूरी है अपने को, है क्या? मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन का ग्राउंड अलग रहता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। ओके, सीजी को लगता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे वारंट कर रहे हैं कि अपन ने इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करना है, तो सीजी कान खुले तीसरे रूट में, या कान खुले, या ओके इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी या रेगुलेटरी अथॉरिटी को बोलेगी कि इनकी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करो। क्या बोला मैंने? ओके, थर्ड रूट में सीजी किसको बोलेगी? या तो इंस्पेक्टर या रेगुलेटरी अथॉरिटी। सर एग्जांपल, रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर बैंक है तो आरबीआई को बोलेगी, इंश्योरेंस कंपनी है तो आरडीए को बोलेगी, ओके कंपनी है तो आरओसी को बोलेगी, whatever it may be। ओके, इस तरह से डिफाइन किया जाएगा थर्ड रूट में। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड रूट एंड थर्ड रूट? सेकंड रूट में ओके देयर वर ग्राउंड फ्रॉड, अनलॉफुल, नॉन कंप्लायंस, इन्वेस्टर ग्रीवेंस, देयर आर नो अदर ग्राउंड एक्सेट्रा नहीं है, दिस इज ग्राउंड्स। ये चार के अलावा अगर कुछ और है, ये चार के अलावा और कुछ है तो वो तीसरी कैटेगरी में जा सकता है। मेरे ख्याल से क्लियर। और दूसरा ओके, सेकंड रूट में अगर देखोगे आप, सेकंड रूट में देखोगे तो अपॉइंटमेंट खाली इंस्पेक्टर का किया जाएगा, और थर्ड रूट में इंस्पेक्टर और रेगुलेटरी अथॉरिटी। देयर कैन बी, वो कैसे डिफाइन करे, कौन डिसाइड करेगा? ये सीजी। ये कंपल्शन नहीं कि इनको यही करना पड़ेगा, ये कौन डिफाइन करेगा? सीजी। सर सीजी कैसे डिसाइड करेगा? केस टू केस, अगर केस सीरियस है तो इंस्पेक्टर करेगा, सीरियस ज्यादा केस नहीं है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को बोलेगा। मेरे ख्याल से क्लियर। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है, इसमें कहीं पर भी आपको पॉइंट पेंडिंग नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर यहां पर ये इंक्वायरी और इंस्पेक्शन में, अगर ये इंक्वायरी और इंस्पेक्शन में कोई अगर बरोबर नहीं देता है, यानी सपोर्ट नहीं करता है, असिस्ट नहीं करता है, तो यहां पर जो पेनल्टी होगी वो 1 लाख रुपए की होगी। कितनी होगी? 1 लाख। बहुत बड़ी पेनल्टी है, यानी आपको असिस्ट करना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है, असिस्ट करना जरूरी है। और यहां पर अगर वो कंटिन्यूइंग पेनल्टी है, कंटिन्यूइंग मतलब मालूम है ना, हर रोज नहीं कर रहा, मतलब रोज आ रहा हूं मैं नहीं कर रहा, 500 पर डे। जब तक तुम मुझे कुछ, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाया, तुमने नहीं दिए, मैंने बोला 7 दिन में बुक्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट करो, तुमने नहीं प्रेजेंट किए, तो क्या पेनल्टी? कितने की? नहीं 500 पहले 1 लाख, ओके, और 500 एवरी डे। ये पॉइंट ध्यान रखना। यानी यहां पर जो पेनल्टी होगी विद फाइन मतलब 1 लाख, ये मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ पेनल्टी है, एक साथ में या तो डायरेक्टली क्लब की जाएगी, या अगर कंटिन्यूइंग हुआ है तो वो क्या करेगा? 500 पर डे करते जाएगा। ठीक है, तो पेनल्टी के लिए आप दो चीज ध्यान रखना। पेनल्टी के लिए, तो पेनल्टी के लिए मैं रेड में लिख रहा हूं, पेनल्टी के लिए कैसे करोगे आप? पेनल्टी के लिए ओके, या तो मैक्सिमम 1 लाख, ये एक कैटेगरी। अगर ये कंटिन्यू वाली है तो 500 पर डे। सर ये कैसे डिफाइन करेंगे? ये ऐसे डिफाइन किया जाएगा जैसे केस टू केस होगा। एग्जाम्पल ओके, तुमने इंक्वायरी या इंस्पेक्शन में मुझे असिस्ट नहीं किया या इंक्वायरी नहीं की और तुमने बोला किसी और से करो जबकि तुम अकाउंटेबल थे, ये केसेस में अपन डायरेक्टली पेनल्टी डाल देंगे 1 लाख की। लेकिन अगर कंटिन्यूइंग 1 है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाया, 7 दिन हो गए तुमने नहीं दिए, 8 दिन हो गए नहीं दिए, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं? पर डे 500 का चार्ज लगाऊंगा। तो ये डिपेंड्स आपकी पेनल्टी कौन सी होगी इस केस में। ओके, मेक श्योर आप अगला पॉइंट अच्छे से समझते हो, स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला। आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं, इसीलिए क्लियर रहिए, रोविंग इंक्वायरीज नहीं चलेगी। क्या बोला मैंने? कौन सी इंक्वायरीज? रोविंग इंक्वायरी नहीं चलेगी। सर व्हाट इज मीनिंग रोविंग इंक्वायरी? बार 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 नहीं कर सकते आप एक बार ले लीजिए, क्योंकि यू आर नॉट इन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता तो फिर रोविंग इंक्वायरी चल जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो रोविंग इंक्वायरी नहीं चलेगी। क्लोज किया ये मालिक समझ में आया? तो स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन आपने समझना है। स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन क्या रखोगे? उसी का रखोगे जितना आपका एरिया है, 10 चीज नहीं निकालोगे। समझा? रिलेटेड पार्टी है ना, तो रिलेटेड पार्टी चेक करो। ओके, अभी रिलेटेड पार्टी नहीं लोन्स और इन्वेस्टमेंट भी दिखाओ मेरे को। स्कोप रेस्ट्रिक्ट करोगे आप, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ओके, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। भारत माता की जय, समझ में आया? ओके, अब क्वेश्चन और एक आता है, क्या प्रायर नोटिस देनी जरूरी है मालिक? प्रायर नोटिस देनी जरूरी है कि मैं कल आने वाला हूं इंक्वायरी के लिए, क्या मैं इंस्पेक्शन के लिए आने वाला हूं? प्रायर नोटिस, आंसर इज नो। सेक्शन कहीं पर भी नहीं बोलता, 206 में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इंक्वायरी करने के लिए ओके 7 दिन की नोटिस, 15 दिन की नोटिस, 20 दिन की नोटिस, कहीं पर भी नहीं लिखा है। इंक्वायरी सरप्राइज ऐसा ही होने वाला है। लेकिन एक केरला हाई कोर्ट में केस हुआ था जहां पर सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में यह डिसाइड किया गया कि कम से कम 4 हफ्तों की नोटिस देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको समझा दूं, ये केस टू केस डिफर होगा, तो आपको यह याद रखना होगा, प्रायर नोटिस कितने दिन की देनी चाहिए? 4 वीक्स, 4 मंथ नहीं रहे, 4 वीक्स की देनी चाहिए। और ये केस क्या था बेटा? सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी। सर वापस है, ये केस एक्सेप्शनल केस है, वापस समझिए, क्योंकि एक्सेप्शनल रहा तो ये बोलेंगे ना। एग्जांपल, यहां पर इन लोग ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मंगाया मालूम है? पीएनएल बैलेंस शीट मंगाया, ओके, कभी 30 अक्टूबर को, मतलब एक 15 अक्टूबर को इन लोग ने बोला पीएनएल बैलेंस शीट बना के दो टिल 15 अक्टूबर। मेरे को बताओ, क्या पीएनएल बैलेंस शीट रोज बनाते अपन? एंट्रीज अपन रोज मारते होंगे क्या? पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं क्या अपन रोज? फिर वो सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी भाई कोर्ट में गया, क्या यार ये कुछ तो एक दिन में थोड़ा हम लोग देंगे,
तो तुम पेनल्टी चार्ज मत करो हमें 1 लाख की और 500 पर डे की। ओके, हमें टाइम दो ये बनाने के लिए। फिर कोर्ट ने बोला अरे हाँ भाई बेवकूफी क्या कर रहे हो यार, अरे टाइम दो, पीएनएल बैलेंस शीट रोज रोज थोड़ा बनाते हैं, पीएनएल बैलेंस शीट ईयरली एक बार बनाते हैं अपन, तो आप बीच में मांगोगे तो टाइम चाहिए। तो ये 4 हफ्ते का टाइम किसके लिए देता? पीएनएल बैलेंस शीट के लिए। इस कंटेक्स्ट में ये टाइम दिया गया है, पर ये बेंचमार्क केस यूज नहीं किया जाएगा। आप समझे? मतलब आप हमेशा ऐसा मत बोलना 4 हफ्ते का टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं भाई, जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो ये बेंचमार्क केस खाली किसके लिए है? जिनमें बुक्स ऑफ अकाउंट में पीएनएल बैलेंस शीट मांगते हैं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में पीएनएल बैलेंस शीट नहीं मांगते हैं तो आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको क्या देनी जरूरी है, प्रायर नोटिस देनी जरूरी नहीं है। कौन से सेक्शन के अंदर? 206। मेरे ख्याल से क्लियर, क्लोज करें इसको। ओके, आखिरी पॉइंट है, ये एप्लीकेबल किसको है? ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। बात खत्म। यहां पर आप निकालना ही मत कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई नहीं निकाल सकता, किसी की ताकत नहीं है। अगर इसमें निकल गया तो खत्म है कहानी। समझा आप? मतलब इसमें कोई कंपनी निकलेगी नहीं, सबके लिए 206 एप्लीकेबल होगा। तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। मेरे ख्याल से पहला आंसर सबके लिए क्लियर है। तो मेरे ख्याल से पहला पेज क्लियर हो गया। तो पहले पेज में किसी को डाउट है तो 206 के कितने रूट है मेरे को बताओ? 3 रूट। पहला रूट क्या है? पहला रूट बोल रहे हैं आरओसी, जिसपे इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड रूट क्या है? आरओसी और सीजी, लेकिन उसको 4 चीजें मालूम पड़ती है। अनलॉफुल है, फ्रॉड है, अनलॉफुल है, नॉन कंप्लायंस है, या इन्वेस्टर ग्रीवियंस हैंडल नहीं किए गए। तीसरा रूट और आखिरी रूट क्या है? सर्कमस्टेंसेस वारंट कर रहे हैं, जिसमें सीजी को लगता है कि भाई इंस्पेक्टर नहीं तो रजिस्टर्ड जो भी बंदा होगा जो उनको डील कर रहा होगा उनको बोलूं कि भाई उनकी इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करो। मालिक, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो अपन बोलते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्लियर। और इसमें अपन ने जो छोटे मोटे पॉइंट पढ़े ये पढ़ लिए, ठीक है। 206 खत्म। 207 बोलता है जब भी आपकी इंक्वायरी होगी या इंस्पेक्शन होगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मैं वर्ड का बराबर यूज कर रहा हूं, मैं इंस्पेक्शन होगा या तो इंक्वायरी होगी, तो आपको समझनी होगी आपके कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है और एम्प्लॉय है, 3 नाम, डायरेक्टर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय, उनकी ड्यूटी समझ लीजिए। उनकी ड्यूटी मैटर करती है, क्योंकि ये ड्यूटी अगर आपने कंप्लाई नहीं की तो आपके लिए पेनल्टी चार्ज होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1 लाख की पेनल्टी बताई गई है वो ये ड्यूटी के रिलेटेड ही होती है। तो ड्यूटी के लिए कॉन्सेप्चुअली ड्यूटी क्या होगी, तो आपको ये समझना होगा यहां पर ड्यूटी क्या होगी। तो ड्यूटी होगी बुक्स एंड पेपर्स देने की। अगर आपसे कोई बुक्स एंड पेपर्स मांग रहे हैं तो आपको वो सबमिट करना चाहिए। ओके, दूसरा, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, मालूम है ना हमेशा ये लिखा जाता है इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं आपको देना पड़ेगा। ओके, तीसरा, आपको असिस्टेंस देना पड़ेगा उनके। सर असिस्टेंस देना पड़ेगा मतलब क्या होता है? एग्जांपल, ओके, इंस्पेक्टर आया बोला मेरे को फाइल नंबर 33 बता जिसमें अमित आदिर का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। मैं बोलूंगा एक काम कर, ओके इंस्पेक्टर इधर से आगे से लेफ्ट में जा, लेफ्ट से आगे जा, उधर से आगे कमरा आएगा और ढूंढ ले उसमें क्या है। ओके, ऐसा नहीं चलेगा। असिस्टेंस, इसमें इंस्पेक्टर बोलेगा तुमने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की। समझ में आया? तो तीसरा पॉइंट असिस्टेंस चाहिए। चौथा सिनारियो यहां पर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी ले सकता है। क्या ले सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपीज। ओके, आपकी ड्यूटी होगी, आपको वो देनी होगी। आप नहीं बोलोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी नहीं दूंगा मैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी देनी पड़ सकती है आपको अगर मांगा तो। एंड हो सकता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे वो क्या डालते हैं? आइडेंटिफिकेशन मार्क। मेरे ख्याल से आपको मालूम है आइडेंटिफिकेशन मार्क डालते हैं वो। ओके, वो मार्क किए जाते हैं जिसकी वजह से वो ट्रेस करना आसान होता है, वापस सर्च करना आसान होता है। ये 5 ड्यूटी है, तो मतलब आप आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने से रोक नहीं सकते। आप समझे? लास्ट दोनों पॉइंट समझे क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मांग रहे हो तो आपको देना पड़ेगा, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अगर डाल रहे हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते। बस ये पॉइंट है। तो आपकी ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी किसकी है बेटा? ड्यूटी किसकी है? ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय। यानी कोई भी डायरेक्टर को अगर इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया तो डायरेक्टर को आना पड़ेगा। आप समझे? डायरेक्टर, नहीं तो तुम क्या बोलोगे? एमडी से पूछो, एमडी काम करता है, डायरेक्टर थोड़ा ना रोज काम करता है। तो एमडी इस कैटेगरी में कौन होगा? ऑफिसर। एमडी कौन बनेगा? ऑफिसर। होल टाइम डायरेक्टर कौन बनेगा? ऑफिसर। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आएगा क्या? यस, बिकॉज डायरेक्टर लिखा हुआ है। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन सब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट ये रखना है। तो कितनी ड्यूटीज रहेगी ये रटना चाहिए आपने। ये कौन सा सेक्शन दे रहा है? 207 कितनी ड्यूटीज बता रहा है? 5 ड्यूटीज। बुक्स और पेपर जो भी आपको देने होंगे, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन देना होगा, असिस्टेंस करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी बनाने देना होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालने देना होगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? फ्रीज करे। ओके, ये होने के बाद इसी के साथ में पावर, जो भी इंस्पेक्टर आ रहा है उसके पावर क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। 207 उसको गवर्न करता है कि भाई इसके पास पावर क्या होंगे। तो 207 बोलता है इसके पास जो पावर होंगे, किसके पास की बात कर रहा हूं? पावर इंस्पेक्टर। ये पावर ऑफ डायरेक्टर नहीं है। पावर ऑफ डायरेक्टर तो चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं अपन। तो यहां पर पावर क्या है? चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़े ना। पावर ऑफ डायरेक्टर्स इज नथिंग बट व्हाटएवर कंपनी कैन डू डायरेक्टर। तो ये पावर किसके है? ये पावर इज ऑफ इंस्पेक्टर। जो आपके उधर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है उसके पावर्स क्या है? तो याद रखना, ओके, जिसके पास जो भी पावर है वो सिविल कोर्ट के पावर है। कौन से पावर है?
सिविल कोड। सर सिविल कोड के पावर कैसे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेना, मंगाना चलेगा, ओके, ओथ दिलवाना चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज आर द पावर्स ऑफ सिविल कोड। मालूम है ना सिविल कोड के पावर क्या रहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो, ओके, ओथ लो, अटेंडेंस लो, ओके भाई एफिडेविट लिख के दो मुझे, ये सारी चीजें करो। ये पावर ऑफ सिविल कोड यहां पर रहने वाले आपके। तो यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये क्वेश्चन 100% नहीं आएगा, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ 207 है, इसलिए मैंने उसको अपडेट किया हुआ है। तो आपके नोट्स में है अपडेटेड, लेकिन लॉजिक याद रखना कौन से पावर है ये? सिविल कोड के पावर। सिविल कोड के पावर जो कॉमन पावर होते हैं यार, बुक्स प्रोड्यूस करने को बोलते हैं, ओथ लेने को बोलते हैं, अटेंडेंस के लिए बोलते हैं, ओके, उसके अलावा और एडिशनल कुछ इंस्पेक्शन करवाना है उनको, कुछ करवाना है, सर्च सीजर नहीं होता है, तेरे घर पे नहीं आऊंगा, हाँ समन करना, समन करने के पॉइंट है, ये सब पावर्स में आ जाते हैं मालिक। क्लियर मालिक? फ्रीज करे, ओके, अब समझो करो, थोड़ा सा आगे जाइए। अब 207 हुआ, यानी इंस्पेक्टर ने अपना काम कर लिया। 206 में स्टार्टिंग पॉइंट था, 207 में ओके इंस्पेक्टर ने अपना काम किया, 208 में इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट बनाएगा। अब मेरे को बताओ इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कितने जन कर रहे थे? मेरे को बताओ, 206 को याद करो। 206 में पहला रूट किसका था? आरओसी। तो यानी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन कैन बी डन बाय आरओसी आल्सो, ओके। 206 का सेकंड और थर्ड रूट में इंस्पेक्टर हो सकता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी हो सकता है। इसीलिए इन लोग ने क्लियर बोला है इंस्पेक्शन रिपोर्ट ओके 2 जन मिलके दे सकते हैं, यानी एंड मतलब एंड से ज्यादा और हो सकता है। अगर पहले रूट से गया तो आरओसी देगा, और अगर दूसरे तीसरे रूट से गया तो इंस्पेक्टर देगा। ये समझ में आया? ओके, मेन पॉइंट है ये रिपोर्ट किसको देंगे? 206 की रिपोर्ट, 206 की रिपोर्ट ये किसको सबमिट की जाएगी? ये रिपोर्ट किसके हाथ में दी जाएगी? ये इंक्वायरी और इंस्पेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन की ये रिपोर्ट किसको दी जाएगी? ये रिपोर्ट दी जाएगी सीजी को। किसको दी जाएगी? सीजी को। अब इसके मेरे ख्याल से क्लियर है ये, ओके। जैसे ही आपका इंस्पेक्शन इंक्वायरी खत्म हो गया, ये रिपोर्ट चली जाएगी सीजी को, ओके। किस में जानी चाहिए? ओरली जाएगी या राइटिंग में जाएगी? राइटिंग में जानी चाहिए। ये तो भाई यार पंचायती है, ये तो मतलब ऐसा, ओके। अब क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या ये रिपोर्ट कंपनी के पास भी जानी चाहिए, जिस कंपनी की इंक्वायरी इंस्पेक्शन होनी चाहिए? आंसर इज नो, ओके। हाँ, क्या कंपनी कोर्ट में जा सकती है? जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्ट में जाके मांगेगी अलग इशू है, लेकिन यहां पर इंस्पेक्टर और आरओसी इज नॉट बाउंड टू गिव द रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू होम? कंपनी। बात खत्म। नहीं देना है तो दे, ऐसा नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तेरे को चाहिए कोर्ट में जा, कोर्ट में जा, कोर्ट से ले, हम नहीं देंगे। हाँ, पर समझा? इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम नहीं देने वाले, तुमको चाहिए तो ये कोर्ट में जा सकते हो। बिकॉज क्या होता है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, तो वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट की जाएगी, तो इट शुड नॉट बी मैलिफाइड, ओके, और फॉल्सिफाइड, समथिंग लाइक दैट, तो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो ये अगर कंपनी को रिपोर्ट चाहिए तो किस में जाना पड़ेगा? कोर्ट में। तो आप आंसर डायरेक्टली नो मत लिखना, ओके। इंस्पेक्टर इज नॉट बाउंड टू गिव द रिपोर्ट टू कंपनी, बट इफ कंपनी रिक्वायर्स द इंस्पेक्शन रिपोर्ट देन द कंपनी कैन अप्रोच टू द कोर्ट फॉर दैट रिपोर्ट, ओके। बस इतना याद रखना है, इंस्पेक्टर और आरओसी किसको बाउंड है रिपोर्ट देने के लिए? सीजी। बस खत्म। एंड लास्ट सेक्शन इज 209। 209 में आपको सर्च एंड सीजर की बात हो रही है। सर्च एंड सीजर मतलब क्या? ओके, देखिए हमने इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन की, लेकिन सामने वाला असिस्ट ही नहीं कर रहा है, या सामने वाला मुझे डाउट है कि साला फॉल्सिफाई करेगा। मेरे पहुंचने के पहले ना, मैं जो मंगा रहा हूं उसके मैं मंगाऊंगा ना इंस्पेक्शन के लिए, वो उसके पहले मॉडिफाई करके मेरे पास लाने वाला है। मेरे को लग रहा है कि डिलीट कर देगा या आग लगा देगा बुक्स को, या बुक्स किधर भिजवा देगा। अगर मुझे डाउट है, रीजन बता रहा हूं, रीजन बता रहा हूं, मुझे डाउट है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी है वो डिस्ट्रॉय करेगा, मुटिलेटेड करेगा, फॉल्सिफाइड करेगा, सीक्रेट करेगा तो छुपा देगा। समझ में आ रहा है? अगर ये रीजन, पहला पॉइंट रीजन, ये रीजन है, पहला ग्राउंड होना चाहिए सर्च एंड सीजर के लिए। 209 आप डायरेक्टली नहीं जाओगे, 209 में आपको ग्राउंड है। समझ में आया? ओके, वो ग्राउंड होने के बाद ओके आप क्या कर सकते हो? फिर आप उसके प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और सीज कर सकते हो। 3 चीजें, क्या क्या होगा? एंटर होगा, एंटर, सर्च एंड सीजर, ओके। समझ में आया? मेरे ख्याल से क्लियर ना मालिक? अरे झेप रहा क्या आंसर? सर्च कर सकते हो, सीज कर सकते हो, और रीजन मैंने आपको दिए है, ओके। मैं रीजन, मल्टीपल रीजन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पर वो आसानी से आपके दिमाग में आना चाहिए। फॉल्सिफाइड है, मुटिलेटेड है, डिस्ट्रॉयड है, सीक्रेटेड है, ये सारी चीजें की जा रही है, रीजन है। तो मैं मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर आता है और मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट सामने खड़ा रहता है, और उस टाइम पे मैं जाऊंगा अंदर, और अंदर जाके उसको एंटर करूंगा, सर्च करूंगा, सीज करूंगा। और मेनली ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैं लेके जाऊंगा, सीज करना मतलब मेरे पास रखना, कितने दिन तक रख सकता हूं? ओके, अंडर 209 इट कैन बी केप्ट ओनली फॉर 180 डेज, नॉट मोर देन दैट। 180 डेज के बाद आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। जिस दिन आपने सीज किया उसके 180 दिन में ध्यान रखना, रिटर्न करना पड़ेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 209 में जो सर्च एंड सीजर होगा और इन्वेस्टिगेट, 209 में जो सर्च एंड सीजर है वो इंस्पेक्शन की वजह से है।
कान खुले। 209 में जो सर्च एंड सीजर है वो किसकी वजह से है? इंस्पेक्शन। और जो आगे इन्वेस्टिगेशन की वजह से सर्च एंड सीजर होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन की वजह से सर्च एंड सीजर होने वाला है, वो उसमें आप जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता तब तक आप रख सकते हो। आप समझे? इंस्पेक्शन इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। अपन ने क्लियर किया स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, तो इसीलिए 180 डेज ही है बस, दैट्स इट। 180 डेज से ज्यादा आपको इसको रख नहीं सकते। यहां पर खत्म हुआ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, बस। यस यस, जब कोई भी सर्च या कुछ भी करते हैं अपन मैजिस्ट्रेट के बिना नहीं होता है। अब देखो कहीं पर भी कुछ बिल्डिंग गिरानी होती है, कुछ होना होता है, तो मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट होता है उस टाइम पे। अब वो मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होना चाहिए या वो कौन सा, वो डिपेंड ऑन कैटेगरी है, उसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ हाँ, अभी हाँ सर्च एंड सीजर के लिए एम्पल रीजन में मतलब तेरा मोटा मोटी रीजन क्या होना चाहिए कि भाई यार ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर के बुक्स या कंपनी सेक्रेटरी के बुक या चार्टर्ड अकाउंटेंट के बुक्स ये फॉल्सिफाइड किए जाएंगे, मुटिलेटेड किए जाएंगे, इसमें कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये, और यहाँ पर क्लियर याद रखना, ये खाली सर्च सीजर की बात, मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एमडी, केएमपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी, इनके इंफॉर्मेशन भी आप समझे। इट इज नॉट रिलेटेड टू ओनली कंपनी इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट केएमपी का भी इंफॉर्मेशन। ओके भाई यार इसने कुछ पैसे खाए होंगे, कुछ भी एग्जांपल बोल रहा हूँ, 5-6 आंसर है, लेकिन दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। मेरे ख्याल से इंक्वायरी इंस्पेक्शन खत्म, क्लियर मालिक। तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन में मेरे को नहीं लगना चाहिए कि डाउट आना चाहिए। तो 206, 207, 208, 209 फटाफट होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। 206 में कितने रूट है? 3। 207 में क्या है? ड्यूटीज। 208 में क्या है? रिपोर्ट। 209 में क्या है? सर्च एंड सीजर। क्लियर? फ्रीज करे और वापस इसको जब देखोगे तो फटफट हो जाएगा, इसमें ज्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला है मेरे ख्याल से। एवरीबॉडी क्लियर? अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, अब बढ़ते हैं आगे। आगे इन्वेस्टिगेशन आया मतलब सीरियस चीजें चालू हो गई। अभी इन्वेस्टिगेशन करना मतलब सीरियस चीजें। तो अब यहां पर आपको समझना होगा इन्वेस्टिगेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एक होगा इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ कंपनी। कान खुले, क्या बोला? इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ कंपनी। ये आपके ऑडिट में भी पोर्शन है, ऑडिट में आपका इन्वेस्टिगेशन चैप्टर है उसका पोर्शन है ये। ऑडिट में आप देखोगे इन्वेस्टिगेशन है और उसमें स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन है, वही आंसर अपन पढ़ रहे हैं। तो ऑडिट का भी आंसर इसमें कवर होता है और लॉ का भी होता है। क्लियर है? तो इन्वेस्टिगेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2। वापस बताइए, अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ओनरशिप। ये रटने की कोशिश कीजिए, जो लॉजिक है मेरे को बिठाना वो बाद में बिठा दूंगा, पर पहले रटने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टिगेशन कितने प्रकार के होंगे? अफेयर्स एंड ओनरशिप। क्लियर? और ओनरशिप और अफेयर्स में डिफरेंस क्या होता है? अफेयर्स मतलब कंपनी का काम झाम, काम कैसे कर रही है, धाम कैसे कर रही है, क्या कैसे काम हो रहा है। अफेयर्स कैसे डे टू डे वर्क हो रहा है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है उसमें। और ओनरशिप मतलब ये कंपनी के ओनर्स कौन है, ये कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। आप बोलोगे सर शेयर होल्डर तो मालूम पड़ेगा। अरे वो मालूम पड़ रहा है लेकिन वो एक्चुअल शेयर होल्डर नहीं है, ये कोई और है, ये बताया नहीं जा रहा है सामने, समझ में आ रहा है, इसलिए उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो यहां मेरे ख्याल से ग्राउंड पक्का क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या है? इन्वेस्टिगेशन कितने प्रकार के हैं? 2। पहला है अफेयर्स और ओनरशिप। चार्ट दिमाग में रेडी होना चाहिए जो स्क्रीन पे जा रहा है। जब हम 206, 207, 208, 209 से आए तो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट किसको दी? सीजी। अगर वो रिपोर्ट में कुछ नहीं आया तो 207 में ही खत्म हो गया, 208 में ही खत्म हो गया, 208 में ही कहानी खत्म हो गई। समझ में आया? ओके। लेकिन उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जिसमें सीजी को लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर मैं आगे जाऊंगा। समझने को शुरू हो, यानी ये नीचे क्यों आ रहा है? नीचे इस रिपोर्ट की वजह से आ रहा है। ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट की वजह से। अगर ये रिपोर्ट ओके होती ना, ओके चैप्टर खत्म। समझ में आया? ये रिपोर्ट में कुछ झोल आया इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट में जो झोल आएगा वो अफेयर्स ऑफ द कंपनी का है। ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन है ना, सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ओनरशिप के इन्वेस्टिगेशन को अभी हाल फिलहाल के लिए इग्नोर करिए। ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन इज सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, यानी सेपरेट वर्क ही है वो कभी भी हो सकता है, वो इधर रिपोर्ट में आओ या ना हो। 206, 207, 208, 209 ये नहीं भी हुआ तो भी इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ कंपनी हो सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स करना है तो एक ग्राउंड ऐसा है कि इधर से आया तो अफेयर्स ऑफ कंपनी में घुसेगा। मेरे ख्याल से समझ में आया? तो इसीलिए अगर नीचे देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन कितने प्रकार के हैं? 2। एक क्या है? अफेयर्स ऑफ कंपनी, देखो मैं अफेयर्स ऑफ कंपनी मिला, और एक क्या है? ओनरशिप ऑफ कंपनी। ओनरशिप ऑफ कंपनी को बाद में देखते हैं, पहले अफेयर्स ऑफ द कंपनी में देखते हैं। इसमें भी 3 तरह के इन्वेस्टिगेशन है मालिक, मां कसम। ओके 110, 210 है, 212 है और 216 है। वापस आते हैं, क्या क्या है? 210, 212 और 216। ओके 216 नहीं है यार, ये 213 है, मेरे गड़बड़ 213, ये 210, 212, 213। सर 211 किधर गया? बाद में बताऊंगा, एक बार के पहले ये समझ लो। तो मेरे को बताओ इन्वेस्टिगेशन कितने प्रकार के? 3।
वाह 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 वाह, मरवा मत भाई मेरे को। इन्वेस्टिगेशन कितने प्रकार के हैं? 2, अफेयर्स एंड ओनरशिप। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी कितने प्रकार के? 3। क्वेश्चन ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन ऑफर्स अफेयर्स ऑफ द कंपनी 3 प्रकार के, 210, 212, 213। अब फटाफट एक पॉइंट याद रख लो, 210 सीजी करवाता है, 212 भी सीजी करवाता है, 213 ट्रिब्यूनल करवाता है। पहला सीजी, दूसरा सीजी, तीसरा ट्रिब्यूनल। वापस आते हैं, सीजी सीजी ट्रिब्यूनल। तो सर 2 सीजी को दे दिए। हाँ, 210 में ना नॉर्मल इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, 210 में नॉर्मल इंस्पेक्टर होते हैं, और 212 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, SFIO। क्या नाम है? SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीरियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। यानी मेरे को बताओ 210 और 212 में से सीरियस कौन सा हुआ? 212। यानी बहुत ज्यादा सीरियस इशू है तो 212। यानी 212 में अगर अरेस्ट हुआ तो बेल नहीं मिलेगी, 210 में अरेस्ट हुआ तो बेल मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से। मालिक समझ में आ रहा है? तो मेरे को वापस बताइए, 212, 210, 212, 213 कौन से? 210 इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय हुम? CG। इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय हुम? CG। इंस्पेक्टर करेगा वो अलग इशू, पर करता कौन है? इनिशिएट कौन करता है? CG। ओके, 212 में CG और 213 में ट्रिब्यूनल। 210 में जो CG करेगा उसको किसको अपॉइंट करेगा? इंस्पेक्टर। 212 में इंस्पेक्टर की जगह SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पक्का क्लियर है? और 213 ट्रिब्यूनल इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट करता है? इंस्पेक्टर। या ट्रिब्यूनल CG को बोलता है कि तुम देखो। यानी अगर ट्रिब्यूनल ने बोला CG तुम देखो तो वो वापस फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड डिपेंडिंग ऑन केस। समझ में आया? तो 213 से वो रूट किस में हो सकता है? 210 और 212। मेरे ख्याल से समझ में आया? तो ट्रिब्यूनल बहुत बार क्या होता है, ट्रिब्यूनल ऐसे ही करता है, ट्रिब्यूनल बोलता है इसमें मैं पढ़ूंगा नहीं, तो ट्रिब्यूनल किसको दे देता है? ये CG को दे देता है। बस ट्रिब्यूनल ऑर्डर ट्रिब्यूनल देगा 213 में। 213 में CG ऑर्डर नहीं देगा, 213 में कौन ऑर्डर देगा? ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, और वो ऑर्डर कौन मानेगा? CG। और फिर CG 210 और 212 के हिसाब से जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है? ओके, मैं बता, उसका कारण है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों चाहिए, ट्रिब्यूनल क्यों चाहिए? मैं बता रहा हूं। ओके, मेंबर्स किधर जाएंगे? मेंबर कोई माइनॉरिटी है उसको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में जब इन्वेस्टिगेशन होगा, वो इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में करवाया जाएगा? अगर आपको ये मैं बताया था, याद करने की कोशिश करो, मैं बोला माइनॉरिटी है और उसको सुना ही नहीं जा रहा है, तो माइनॉरिटी है तो वो किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। और ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो 200, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, ओके, वो 230 के बाद वाले सेक्शन है, 240 वाले सेक्शन में, 240, 241, 242, जिसके अंदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की बात होगी। तो मेरे को याद करके बताइए, 240, 241, 242 जो भी होगा वो किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, वो कौन से सेक्शन में करेगा? 213। समझ में आ रहा है? यानी एप्लीकेशन वो सेक्शन में जाएगा और वो 213 में आ सकता है। आई डोंट थिंक समझ में, आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट एज सच कैसे हो रहा है। और ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, ट्रिब्यूनल किसको बोलेगा? CG को। पर 216 ग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो ट्रिब्यूनल के पास पावर ही नहीं होगा। 216, अगर 213 एब्सेंट होता ना, बाई चांस 213 एब्सेंट होता ना, तो ट्रिब्यूनल के पास कोई ग्राउंड ही नहीं होता कि भाई वो बोल सके कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, तो ग्राउंड तो देना पड़ेगा ना, इसलिए 213 आया। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर। अब आते हैं 210 और 212। पहले 210 को खत्म करते हैं। ओके, मेरे को बताओ 210 का ऑर्डर कौन देगा? CG। ओके, अब इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड करो, एक है CG मे ऑर्डर और एक है CG शैल ऑर्डर। दोनों में फर्क है। CG मे ऑर्डर मतलब CG को लगा तो ऑर्डर करेगा, नहीं लगा तो नहीं करेगा। और एक है CG शैल ऑर्डर मतलब करना ही पड़ेगा। तो ग्राउंड समझ लीजिए। ओके, अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो ये 210 में अगर आपको दिखेगा तो CG मे ऑर्डर, इसके कितने ग्राउंड है? 3 ऑर्डर, 3 ग्राउंड है। कितने ऑर्डर है? कितने ग्राउंड है? 3 ग्राउंड है। सर पहला ग्राउंड क्या है? पहला ग्राउंड है 208 की रिपोर्ट। कुछ याद आया? व्हाट इज 208 की रिपोर्ट? किसकी रिपोर्ट है 208 की? ओके, 208 की इंस्पेक्टर रिपोर्ट याद आएगा? 208 की ऊपर की रिपोर्ट, अरे याद है? ऊपर की रिपोर्ट में अगर ऐसा लगा तो CG ऑर्डर कर सकता है क्या? इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। समझ में आया? इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री इंक्वायरी में होता है, इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसमें कॉन्सेप्चुअली उसको लगता है कि इसमें कुछ मिलने वाला है तो ऑर्डर करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला तो काय के लिए ऑर्डर करेगा यार? देखो आगे आगे जा जाके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझो। मेरे को बताओ, CG ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद क्या? कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा? मिला तो क्या होगा? CG को कुछ मिलेगा? एग्जाम्पल, तुम तीनों के अगेंस्ट मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, मैं CG हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा वो भी अपन पढ़ेंगे, और उसके बाद आउटकम आया। ओके, 2 आउटकम आ सकते हैं। तुम लोग ऐसे ही निकल जाओगे, कुछ नहीं हुआ, तुम थे ही नहीं, लेकिन तुम कल्प्रिट निकले तो फिर CG क्या करेगा? प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसिक्यूशन, कोर्ट में जाएगा। तो CG कोर्ट में नहीं जाता, CG का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है,
ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। इन शॉर्ट अपन क्या कर रहे हैं, पूरा कंपनी का ओके खोल रहे, मतलब पूरी वाट लगा रहे अपन। तो इसमें सबसे पहले ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड क्या था, ऊपर का ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड, 208 का। एडिटिंग समझ में आया। दूसरा ग्राउंड क्या है, दूसरा ग्राउंड है एसआर। क्या है, एसआर। ओके मेरे को बताइए एसआर पास कौन करेगा, एसआर कौन पास करेंगे, मेंबर। जनरल मीटिंग में पास होगा एसआर। ओके यानी 3/4 ऑफ द मेंबर चाहते हैं कि हमारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं मेंबर चाहते हैं कि भाई कंपनी बराबर फॉर्म नहीं हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का फॉर्मेशन में इशू है, कंपनी का कुछ इश्यूज है। अब आप बोलोगे सर ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, आंसर इज यस, नोटिस देके। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये शायद अपना डिस्कशन रह गया है, ठीक है, मैं इसमें मिक्स नहीं करता, लेकिन आपको मैंने बताया था कि मेंबर भी नोटिस दे सकता है कंपनी को कि हमको ये मैटर डिस्कस करना है। एक है नोटिस, एक है नोटिस। नोटिस मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर को बता रहे कि ये मैटर डिस्कस किए जाएंगे। और यूजुअली कौन से मैटर होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, आइदर ऑफ इट, या रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर और ऑडिटर, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। लेकिन स्पेशल नोटिस से, स्पेशल नोटिस मेंबर बोर्ड को देता है कि स्पेशल नोटिस के हम चाहते हैं कि मैटर डिस्कस करना है। कुछ समझ में आया। तो अगर वो नोटिस दिए और मेंबर बुलाते मीटिंग और मेंबर बोलते कि अफेयर्स ऑफ कंपनी बराबर नहीं चल रही और हमको क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ बोलेंगे तो एसआर पास होगा। और एसआर पास होकर ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, सीजी के पास जाएगी, आरओसी के थ्रू सीजी के पास जाएगी। और सीजी क्या बोलेगा, क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मैं आपको वापस बता दूं, शब्दों का उपयोग बराबर करो। मैंने क्या बोला, सीजी में, मतलब सीजी कंफर्म करेगा ही क्या, नहीं कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और तीसरा पॉइंट है, ये ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी ऑर्डर करता है। किसके इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट। अभी पब्लिक इंटरेस्ट एज सच एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। व्हाट इज द पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट डिफाइंड बाय एक्ट। ओके लेकिन जनहित में जो रहेगा काम करने का, उस कॉन्सेप्ट में अपने करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ओके सर, व्हाट कैन बी अ पब्लिक इंटरेस्ट, आई विल डिस्कस एट लेटर स्टेज, आई विल डिस्कस इन चैप्टर 10th and 11th व्हेन वाइंडिंग अप विल डिस्कस। वाइंडिंग अप के टाइम पे मैं आपको पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में और थोड़ा एम्फसाइज करवा दूंगा। ठीक है मालिक, इधर तक क्लोज करें, हाँ या ना, इधर तक क्लोज करें, कहानी खत्म हो गई। तो मेरे को बताओ 210 का ग्राउंड क्या है, 210 का मेरा पहला क्वेश्चन है, कौन ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन, सीजी। ओके उसके ग्राउंड कितने हैं, 3। पहला 208 की रिपोर्ट, उसके बाद है एसआर पास किया होगा या पब्लिक इंटरेस्ट। ये 3 केसेस में सीजी में ऑर्डर। लेकिन अगर कोई केस कोर्ट में गया होगा और कोर्ट ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन करना है, किसने बोला इन्वेस्टिगेशन करना है, कोर्ट में, कुछ तो केस चल रहा है कोर्ट में और कोर्ट ने जजमेंट दिया क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट ऑर्डर, तो सीजी शैल मतलब कंफर्म इन्वेस्टिगेशन करेगा, यानी इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होगा। भारत माता की जय। समझ में आ गया मेरा ख्याल से, एवरीबॉडी क्लियर। तो 210 में किसी को डाउट, हाँ या ना, 210 पक्का समझा, 210 में किसी को डाउट पक्का ना, एवरीबॉडी ओके। अब आते हैं 212, इसके बीच में एक सेक्शन था 211 किधर गया, 211 है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ है, यानी एसएफआईओ का फुल फॉर्म सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इसको एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा, कौन सी विंग होगी, क्या होगा, आईटी ऑफिसर होते ना, वैसे ये फॉर्मेशन कैसे होगा, ये 211 सेक्शन बताता है। तो 211 सेक्शन अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, 212 पे सीधा आते हैं। 212 मेरा पहला पॉइंट है। ओके यहां पर ऑर्डर कौन पास करेगा कि इन्वेस्टिगेशन करना है, 212 में ऑर्डर कौन पास करेगा, इन्वेस्टिगेशन करना है, सीजी। कौन पास करेगा ऑर्डर, सीजी। कौन पास करेगा ऑर्डर, कौन पास करेगा ऑर्डर, सीजी ही पास करेगा। लेकिन यहां पर इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं करके किसको अपॉइंट किया जाएगा, एसएफआईओ। अब क्वेश्चन है ग्राउंड क्या होने चाहिए, तो याद रखना ओके द ऑलरेडी 3 ग्राउंड्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर आर द सेम ग्राउंड्स हियर आल्सो, एक्सेप्ट वन मोर ग्राउंड विल बी देयर। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है इधर तक। तो पहले 3 ग्राउंड आपको सेम मिलने वाले हैं, लेकिन साथ में और एक आपको ग्राउंड मिलेगा जहां पर ओके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या बोला मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट बोलता है कि इधर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो सीजी में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 212। मेरे को बताओ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मतलब समझ में आया क्या कुछ, ओके यानी यार डिपार्टमेंट ऑफ सीजी और एसजी, यानी इनकम टैक्स ऑफिस, सेल्स टैक्स ऑफिस, सेल्स टैक्स मतलब जीएसटी ऑफिस, ये लोग चाहते कि इधर इन्वेस्टिगेशन हो, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो किसको ऑर्डर बोलेंगे, सीजी को। और सीजी में, वापस वर्ड पे याद रखना, में ऑर्डर, या जब देखो में है ना, मतलब सीजी बहुत सोच समझ के काम करेगा। ऐसा एप्लीकेशन आया सीधा ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन का, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक, ओके। तो यहां पर ये भी क्लोज हो गया, सीजी में ऑर्डर। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द ग्राउंड अंडर 212,
210 के अंदर कितने ग्राउंड है? 3। 212 के अंदर कितने ग्राउंड है? 4। 3 210 के और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एंड एसजी। क्लियर करें? ओके, यहां पर मेन पॉइंट है अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। सबसे पहला मैंने आपको बताया यहां पर जो भी ऑफेंसेस होंगे वो सब के सब कॉग्निजेबल होंगे। व्हेन आई से कॉग्निजेबल मतलब क्या? ओके, नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल होता है। तो जब भी मैं कॉग्निजेबल बोलता हूं तो ये बेलेबल नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब बेलेबल है। बेल पेपर लेके आइए, बेल दे दी जाएगी। ओके, कॉग्निजेबल पे बेल नहीं मिलेगी। बेल पेपर लेके भी आए तो बेल नहीं मिलेगी। तो सर फिर बेल मिल ही नहीं सकती का? मिल सकती है। तो इसमें क्या होगा? इसमें दो ऑप्शन आपको क्या होगा इसमें? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये अगर आप देखोगे कोर्ट में लड़ाई की जाती है, माय लॉर्ड इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। क्लियर है? ओके, तो अब सामने वाला बोलता है नहीं नहीं इसको बेल देनी चाहिए। तो जो बोल रहा है बेल नहीं मिलनी चाहिए तो उसको मौका देना चाहिए, इसको बेल क्यों नहीं दी जाए। समझ में आया? इसको बेल क्यों नहीं देनी चाहिए? याद है आपने कोई मेरे को यार याद ही नहीं आ रही, मूवीज और वेब सीरीज बहुत जगह देखा है मैंने, जहां पर जो जज है वो पूछते हैं क्यों इनको बेल नहीं देनी चाहिए। तो सामने वाला जो लॉयर है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और वो बोलता है कि जज साहब ये अगर इसको बेल मिल गई तो ये फॉल्सिफाई कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा, एविडेंस मिटा देगा, ऐसा बोलते मालूम है ना। अगर ऐसा सीन है, ये हुआ है और जज को लगता है कि ठीक है ये बोल रहा है पर मेरे को जज को लगता है कि ये ऐसा बंदा नहीं है, तो वो बेल दे सकता है। ये कुछ करने वाला नहीं, तो जज बेल दे सकता है। ये कौन से ऑफेंसेस में होते हैं? कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल में जज के पास जाता ही नहीं है बेल के लिए। नॉन कॉग्निजेबल में ऑफेंसेस में बेल पेपर रेडी होते हैं, जज या मैजिस्ट्रेट साइन कर देता है, ओके बेल मिल जाती है। इस तरह से होता है वो। तो वर्ड याद रखना, कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, यानी सबसे वर्स्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? अरे हाँ या ना? पक्का? कॉग्निजेबल ऑफेंस मेरे ख्याल से मालिक क्लियर ना? ओके, सेकेंड पॉइंट, बेल यानी इसका मतलब बेल बेलेबल है नहीं है, लेकिन कंडीशन के ऊपर बेलेबल होगी। व्हाट इज द कंडीशन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका दिया गया है, ओके, इसके वो उसको बेल क्यों नहीं दी जानी चाहिए, ओके, और साथ में अपन ने ओके जज को ये लग रहा है कि वो कुछ ऐसा करने वाला नहीं है। ठीक है, और एक इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हुए कि वुमन है, सिक है या इन्फर्म है। दिमागी तौर पे गया हुआ है, वुमन, सिक या इन्फर्म या 16 साल के उम्र के नीचे वाला बच्चा है, 4 जन है, तो इनको बेल मिल जाती है। अगर ये ऑफेंसेस में अगर कोई इन्वॉल्व है, 4 जन इन्वॉल्व है, तो इनको बेल दी जाएगी। इनको बेल दी जाएगी मतलब ये फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा नहीं, मतलब उनको बेल मिल जाती। कॉग्निजेबल भी रहना तो ये 4 जन को बेल मिल जाती है। मेरे ख्याल से क्लियर? और यहां पर जो भी ऑफिसर होगा जो ये लड़ेगा, ये सब करेगा, ओके, वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल के नीचे का नहीं होना चाहिए। कौन सा? असिस्टेंट डायरेक्टर। ये असिस्टेंट डायरेक्टर किसका होगा? एसएफआईओ विंग का। एसएफआईओ विंग है। एसएफआई मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिंग ऑफिसर का विंग होगा। इनकम टैक्स ऑफिस का विंग है ना, उसमें जो लेवल होंगे उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर वाले लेवल ये जो कोर्ट में जाएंगे या बेले के लेकर लड़ेंगे, ये सब कौन लड़ेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके ऊपर वाले लेवल। खाली ऑफिसर लेवल वाला नहीं लड़ पाएगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ये पॉइंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू 212। तो 212 के कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये याद रखना, ये सेपरेट अपनी औकात में आने वाला सेक्शन है। ये आपको अपनी औकात में ही क्वेश्चन आ सकता है। मेरे ख्याल से क्लियर? और इसमें एक अमेंडमेंट आया है जो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, पर लेकिन छोटा मा अमेंडमेंट है। ये करने के बाद ओके, ये करने के बाद आगे देखेंगे अपन, आगे मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ये करने के बाद यहाँ पर ये आउटकम होने के बाद 212 का आउटकम होने के बाद अगर सीजी को लगता है कि भाई यार पर फ्रॉड हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दे सकता है और ट्रिब्यूनल को बोल सकता है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कौन देगा? सीजी। किसको देगा? ट्रिब्यूनल को। और ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि भाई यहाँ पर जो भी एसेट या प्रॉपर्टी कुछ डायरेक्टर या इनके पास है वो रिकवर करो और उनको लायबल कराओ विदाउट एनी लिमिटेशन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अमेंडमेंट। यानी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एसएफआई ने अगर पता कर लिया और कोर्ट में केस गया और कोर्ट में आउटकम आ रहा जा रहा व्हाटएवर है, और वो आउटकम में समझ में आया कि फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। अब अगली जिम्मेदारी ट्रिब्यूनल की होगी। सीजी किसके पास एप्लीकेशन देगा? ट्रिब्यूनल के पास देगा, और ट्रिब्यूनल को बोलेगा इससे जो एसेट्स गए हैं या एसेट्स, देखो फ्रॉड क्या करेगा अभी तुम्हारे पास होगा कि फ्रॉड क्या किया होगा, तो जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता ना तब तक मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यूजुअली कंपनी वाइंडिंग अप में पोजीशन में आती है उसके पहले फ्रॉड किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके इसमें अपन को ये डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर यह याद रखना, ओके। तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट क्या है? रिसेंट अमेंडमेंट, मतलब लास्ट नवंबर 20 का अमेंडमेंट है ये, ओके, जो अपनी न्यू बुक में अवेलेबल है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर आउटकम में मालूम पड़ता है कि यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, एसएफआई लड़ेगा कोर्ट में लड़ने के बाद मालूम पड़ा कि आउटकम क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल सीजी किसको एप्लीकेशन देगा? ट्रिब्यूनल को। और वो एप्लीकेशन क्या होगा
कि जो डायरेक्टर है जिसने फ्रॉड किया है उसने कोई एसेट्स लिए होंगे, कोई प्रॉपर्टी ली होगी या कैश लिया होगा, वो सारा क्या कर, रिकवर कर। और ये जब रिकवरी करेगा इट शुड बी विदाउट लिमिटेशन ऑफ एनी लायबिलिटी, यानी अगर और कोई सेक्शन एप्लीकेबल करना है तो लगा रिकवर कर, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन लायबिलिटी कि इतना ही अमाउंट रिकवर करेंगे। 10 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ओके, कोर्ट ने बोला 10 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो इसका मतलब खाली 10 करोड़ रिकवर करेंगे क्या? नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा भी रिकवर कर सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आया। लेकिन कौन किसको बोल रहा है? नहीं, एसएफआई नहीं बोलेगा, सीजी, एसएफआई सीजी को रिपोर्ट देगा, पर एसएफआई नहीं देगा, कोर्ट ऑर्डर देगा। समझा? देखो एसएफआई क्या करेगा, इसको पकड़ के क्या करेगा, पकड़ के किधर लेके जाएगा? एसएफआई बोलेगा कि तू जुर्म किया तूने, वो तो एविडेंस जमा करेगा, तो अल्टीमेटली लड़ाई किसमें होगी? आप प्रैक्टिकली समझना, दिमाग में ये क्लियर रखना, ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं, सीजी बोल रहा है सीजी करेगा, मेरे को बताओ इंस्पेक्टर जाएगा या एसएफआई जाएगा, क्या ये खुद बोलेंगे तूने जुर्म किया है? नहीं, ये सब लड़ाई किसमें होगी? कोर्ट में। आउटकम तो कौन देगा? सीजी थोड़ा ना देगा, कौन देगा? कोर्ट देगा। और कोर्ट के तो 212 का आउटकम डायरेक्टली मैं बता रहा हूं कि अगर 212 में आउटकम कोर्ट का आया है, आउटकम कोर्ट का आया कि इसने फ्रॉड किया हुआ है, तो सीजी किसके पास जा सकता है? ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल को बोल सकता है तू इसकी पूरी रिकवरी कर, तू उसकी पूरी रिकवरी कर। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? बस ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये झेप गया मालिक, ये क्लियर? ओके, तो 212 खत्म हो गया। अब बचा 213। 213 के ग्राउंड देख लीजिए, 213 के ग्राउंड कौन से हैं? ओके, मेरे को बताइए 213 में ऑर्डर कौन देगा? ट्रिब्यूनल। तो यहां पर दो तरह के ऑर्डर है, दो तरह के ये कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। ओके, और ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तो किसको देगा? सीजी को, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पर 213 में दो ग्राउंड दिए है। दो ग्राउंड मतलब एक तो ये है कि इतने जनों ने एप्लीकेशन दिया है तो ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और दूसरा कि एप्लीकेशन इनके कम में से दिया गया है। एक मिनिमम नंबर बताएंगे, एग्जांपल 100 जन ने एप्लीकेशन दिया है तो भाई ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है। और ऐसा है कि भाई 50 जन ने दिया, 100 जन ने नहीं दिया, लेकिन फिर ग्राउंड अगर ये है तो वो ऑर्डर कर सकता है। यानी देयर आर टू थिंग्स, वन इज एप्लीकेशन बाय हुम, किसने दिए हैं, एंड एप्लीकेशन फॉर, किसके लिए गया है। ये दोनों मिला के नहीं करना है, ये दोनों सेपरेट है। एप्लीकेशन बाय, ओके, क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन बाय नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर्स। क्या बोला मैंने? नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर्स। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? ओके, या तो 10% वोटिंग पावर से ज्यादा है तुम्हारा, या 100 से ज्यादा, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो आप लोगे उसमें। ओके, और अगर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, वो वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो 1/5 ऑफ मेंबर, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ मेंबर। यानी अगर 20 मेंबर है, सर ये ऐसा कैसे होता है? सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। हो सकता है कैटेगरी हो सकती है जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? अगर 20 मेंबर है, 20 मेंबर की बात करो, डायरेक्टर नहीं लेना, मेंबर 20 मेंबर है, तो 20 में से 1/10 ऑफ मेंबर अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं, 1/5 ऑफ मेंबर, सॉरी 1/5 ऑफ मेंबर एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। यानी कितना एप्लीकेशन कौन कौन दे सकता है इसमें? एप्लीकेशन इज गिवन बाय नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। और अगर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो इसमें क्या है? नॉट लेस देन 1/5 ऑफ मेंबर्स। क्लियर मालिक? डन? इसमें किसी को डाउट? पक्का? ये खत्म हो गया। तो एप्लीकेशन नहीं है, तो मेरे को बताओ ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देगा इन्वेस्टिगेशन का? अगर एप्लीकेशन मिला होगा नॉट लेस देन 100 मेंबर और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ओके ऑफ वोटिंग पावर, विच एवर इज लेस, जो भी हायर लेस उसमें वो दे सकता है। और ओके 1/5 ऑफ मेंबर्स, ओके पेड अप शेयर कैपिटल, अगर उससे पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो। मेरे ख्याल से क्लियर? इसमें ट्रिब्यूनल रीजन नहीं देखता है, रीजन देखना नहीं देखना ट्रिब्यूनल की चॉइस होगी, लेकिन ट्रिब्यूनल अगर इतने नंबर मिल गए तो ये कर लेगा ऑर्डर। और आप इसको अच्छे से याद रखोगे, क्यों? ये बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी यही नंबर्स होंगे। समझ में आया? जब भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होता है नंबर्स आपको यही मिलने वाले हैं। ओके, यानी इन शॉर्ट कहीं क्या समझ में आ रहा है? अपने दिमाग को भेजे में क्या जा रहा है? ओके, यानी अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है और ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि भाई नंबर्स तो मिल गए तो जाने दो, ऑर्डर दे दो इन्वेस्टिगेशन का, देखेंगे बाद में क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर अचीव नहीं हो रहे, नंबर अचीव नहीं हो रहे, ओके, तो आप ध्यान रखना। ओके, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है क्या? ओके, एक तो ये कंपनी फॉर्म हुई है डिफ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड टू क्रेडिटर्स करने के लिए फॉर्म हुई है। क्या करने के लिए फॉर्म हुई है?
डिफरॉड टू क्रेडिटर्स, पहला पॉइंट। दूसरा, या ये कंपनी फॉर्म हुई है अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, विच एक्टिविटीज, अनलॉफुल। ओके, एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको मालूम है बारूद, क्रैकर इंडस्ट्री बारूद यूज करती है, ओके, बॉम्ब वॉम्ब ये करने के लिए, तो उनको लिकर भी लगता है, बारूद के लिए लिकर लगता है, बिना लिकर के बारूद नहीं बनता है। तो लिकर मतलब जो लिकर का पॉइंट है, दारू का पॉइंट है, वो थोड़ा सा ये इंडस्ट्री इर्द गिर्द घूमती है। ओके, अब ये भी आपको मालूम होगा मेडिकल के लिए भी दारू लगती है। मैंने जब कंपनी फॉर्म की तो और मैंने लाइसेंस लिया तो मैंने बताया था मेरे को दारू चाहिए पर मेडिकल के लिए, लेकिन मैंने देसी दारू का ठेला डाला, फैक्ट्री डाली, अनलॉफुल एक्टिविटी। कुछ समझ में आया? तो अनलॉफुल एक्टिविटी, आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, आपका ऐसा कुछ किया हुआ है, आपका ऐसे कुछ एक्टिविटी हुई है, तो पहला डिफ्रॉड टू द क्रेडिटर्स या अनलॉफुल एक्टिविटी है, या तीसरा ओके ऑपरेशन है। समझ में आया? ऑपरेशन मतलब क्या होता है बेटा? ऑपरेशन मतलब माइनॉरिटी की वाट लगाना, माइनॉरिटी मतलब अपन माइनॉरिटी। और याद रखना इसमें आप ऐसा कंक्लूड मत कर लेना, ये मैं आज बता देता हूँ कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, मेरे पास खाली 40% शेयर है तो मैं अपॉइंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेजोरिटी विंस हुए थे, उसमें ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन मतलब आपको राइट नहीं दिया जाता वोट करने के लिए, आपके जो राइट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिए, आपके जो राइट है उसको रोक दिए, तब जाके ऑपरेशन होता है। ऑपरेस, आई एम ऑपरेसिंग यू, आपने वोट किया और आप जीते नहीं, दिस इज नॉट एन ऑपरेशन। ये परसों के लेक्चर में देखेंगे अपन, परसों के लेक्चर में देखेंगे, समझ में आ रहा है ये? तो दिमाग में क्लियर रखना। ओके, और अगला पॉइंट है मिसमैनेज किया है। क्या किया है? मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट सर, मिसमैनेजमेंट मतलब, मिसमैनेजमेंट मतलब फ्रॉड, फ्रॉड जैसी कुछ एक्टिविटी की है, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके, और लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट एमडी, इंफॉर्मेशन अबाउट एमडी और डब्ल्यूटीडी और केएमपी जो भी होगा उनके रेम्यूनरेशन की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, रेम्यूनरेशन की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, नॉट शेयर, यानी पब्लिकली नहीं की। वो पब्लिकली करनी जरूरी है ना, मेंबर्स को बतानी जरूरी है, वो बताई नहीं। इन दिस केस ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, बात खत्म। ओके, मेरे को बताओ 213 का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ट्रिब्यूनल का क्या क्या होगा? एप्लीकेशन बाय होम, नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 1/10 और नॉट लेस देन 1/5, ये तो रट दिया। ओके, और एप्लीकेशन फॉर, भले ही अगर मेंबर इतने नहीं हुए लेकिन एप्लीकेशन ये 5 चीजों के लिए मिल रही है, फिर भी ऑर्डर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर क्या? डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, अनलॉफुल एक्टिविटी, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर्ड, इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर्ड। तो 213 के अंदर हु विल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन? ट्रिब्यूनल। हु विल ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन? ट्रिब्यूनल। मेरे ख्याल से क्लियर है। और जब मैं बोल रहा हूं ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगा, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके, ये डीम्ड होना चाहिए आपके दिमाग में अभी। ट्रिब्यूनल जब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है तो इन्वेस्टिगेशन ये वापस जाती है सीजी के पास। ट्रिब्यूनल ये सब में नहीं पड़ता है, ट्रिब्यूनल सीजी को ऑर्डर करता है, सीजी अपना प्रोसेस फॉलो करेगी। तो तीनों सेक्शन पक्का क्लियर है? तीनों सेक्शन में कोई दिक्कत? पक्का अभी तक क्लियर है ना इधर तक? ओके, मैं इधर तक आज हॉल्ट करूंगा इसमें, और इसके बाद कल सुबह पहले ये कर लूंगा, फिर चैप्टर 3 पे आऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकैप करा दूं। 206, 207, 208, 209 पढ़ के खत्म करना, क्योंकि ये थोड़ा स्पीड में अपना ये 206, 207, 208, 209 पक्का क्लियर है? ओके, अब 209 के आउटकम के बाद आगे जाते हैं। 210, 211, 212, 213, 211 को भूल जाने का क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट है। 210 इन्वेस्टिगेशन बाय सीजी, 212 इन्वेस्टिगेशन बाय सीजी बट एसएफआईओ, और 213 इन्वेस्टिगेशन बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर का। पहले इसमें 3 ग्राउंड थे, 3 ग्राउंड याद रखना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन में। पहला ओके, रिपोर्ट ऊपर की नीचे आई, 208 की रिपोर्ट इधर मिली। दूसरा एसआर पास हुआ। तीसरा पब्लिक इंटरेस्ट। 212 के अंदर भी आपके पास 3 ग्राउंड वही है पहले वाले। चौथा ग्राउंड खाली है, डिपार्टमेंट ऑफ सीजी या एसजी ने बोला है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो। और 213 में आपके ग्राउंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन इतने नंबर से मिला होगा, और एक होगा एप्लीकेशन किसके लिए मिला। एक है एप्लीकेशन इतने नंबर से मिला, नॉट लेस देन 100, नॉट लेस देन 1/10, नॉट लेस देन 1/50। ये रटने क्यों बोला? क्योंकि आपको 242 के अंदर वापस सेम मिलेगा, ठीक है। और ये नहीं हुआ तो एप्लीकेशन के ग्राउंड क्या है? 5 ग्राउंड दिए है। ओके, पहला दिया डिफ्रॉड टू क्रेडिटर्स, अनलॉफुल एक्टिविटी, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंफॉर्मेशन इज नॉट शेयर्ड। मेरे ख्याल से क्लियर? ओके, यहां तक का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है, क्योंकि ये होने के बाद अब मेरे को बताओ इन्वेस्टिगेशन, ये समझ में आ गया इन्वेस्टिगेशन का। अब मेरे को बताओ इन्वेस्टिगेशन करने वाला कौन रहेगा? मैं उस पर क्लोज करता हूं। सीजी नहीं रहेगा, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने वाला सीजी रहेगा। इन्वेस्टिगेशन सीजी करता है, मोदी जी जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंस्पेक्टर और एसएफआईओ। समझ में आया? अब आगे अगला जो कल सुबह पढ़ेंगे, मैं अभी ये सीक्वेंस बना के रखता मैं आपको। अब प्रोसीजर क्या होगा, तो उनके पावर्स क्या होंगे? किसके?
इंस्पेक्टर्स एसएफआई जो रहेंगे, ओके, वो काम कैसे करेंगे, वो क्या भाई उनके पावर्स क्या होंगे, क्या वो दूसरी कंपनी में भी सर्च कर सकते हैं और ओके सर्च सीजर कर सकते हैं क्या, उनको भी अगर ऐसे डाउट आए तो। और ये होने के बाद उनका आउटकम वो भी तो रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट किसको देंगे? अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? ट्रिब्यूनल नहीं होगा, ट्रिब्यूनल ने सीजी को ही बोला होगा। तो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? प्रोसीजर फॉलो करो, सीजी के पास ही जाएगी। किसके पास जाएगी? सीजी। मैंने क्या बोला? ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया, फिर भी वो ऑर्डर किसके पास जाता है? सीजी को। और रिपोर्ट किसके पास जाएगी? सीजी। ट्रिब्यूनल को डायरेक्टली रिपोर्ट सीजी नहीं देता। फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? ओके एग्जांपल ये लो, ओके सीजी ने ऑर्डर दिया, ये लो, सीजी बोलता है, इंस्पेक्टर बोलता है देखो ये हुआ, इशू हुआ है, ये हुआ है। अब मेरे को बताओ सीजी के पास रिपोर्ट आ गई, अब सीजी क्या करेगी? एक तो ऐसा होगा रिपोर्ट क्लीन आ गई, क्लीन मतलब कुछ इशू नहीं है, छोड़ दो, सेक्शन खत्म। समझ में आया? लेकिन ऐसा है कि कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, तो अब मेरे को बताओ सीजी क्या करेगी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब कोर्ट में जाएगी। सीजी कोर्ट में जाएगी, सीजी बोलेगी ये केस करने का अपने को इस कंपनी के अगेंस्ट, सीजी अगेंस्ट दैट कंपनी। और सीजी के लिए लॉयर कौन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और वो अपना लॉयर अपॉइंट करेंगे, फिर ये दोनों लॉयर खेलेंगे। समझ में आया? फिर कोर्ट ऑर्डर देगी। अब कोर्ट दो तरह के ऑर्डर हो सकते हैं, या तो छोड़ दिया तो खत्म कर दो सेक्शन, नहीं छोड़ा तो पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट होगा। तो यानी एक सिंपल होगा, जो भी डैमेज हुए रिकवरी करवाओ, और जो भी एसेट लेके गए वो उसको ले लो। ओके यहां तक समझ में आ रहा है? और इसके बाद अगर सीजी को लगता है साला ये सबके सब डायरेक्टर इन्वॉल्व थे, यानी कंपनी फ्रॉड है, तो कंपनी के लिए वो वाइंडिंग अप के लिए बोल सकती है। लेकिन याद रखना सीजी वाइंडिंग अप नहीं कर सकती। वाइंडिंग अप कैन बी डन ओनली बाय वन अथॉरिटी एंड दैट इज ट्रिब्यूनल। तो मेरे को बताओ, अगर वाइंडिंग करना है तो सीजी किसके पास जाएगी? ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन देगी। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क एंड दैट इज योर फॉलो अप एक्शन। स्क्रीन पे देख लो एक बार। मतलब फॉलो अप एक्शन में क्या होगा? सबसे पहला क्या एक्शन होगा? प्रोसिक्यूशन। दूसरा क्या होगा? रिकवरी। और तीसरा क्या होगा? एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। ये सर्कमस्टेंसेस से होते जाएंगे आगे। मेरे ख्याल से समझ में आया? ये हो गया तो चैप्टर खत्म। रिकवरी के बाद इट्स ऑन देयर विल, वाइंडिंग अप के लिए। हाँ मतलब डिपेंड, अगर देखो वाइंडिंग अप देना, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, क्या है सीजी के पास वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं है। सीजी एप्लीकेशन दे सकती है किसको? ट्रिब्यूनल को। ओके वाइंडिंग अप करने के लिए। फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी वाइंडिंग अप करना है कि नहीं। अब ट्रिब्यूनल कौन से सेक्शन में डिसाइड करेगी? वो 272 में करेगी। वो चैप्टर 11 समझ में आ रहा है? तो समझा? ये सब वैसे होगा। अब क्वेश्चन आता है अभी, क्योंकि वो खत्म ही कर, मतलब ये पॉइंट मैं समझा ही रहा हूँ, स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं अभी, अगर देखा जाए तो अब मेरा क्वेश्चन ये आया, तो अगर 213 में इन्वेस्टिगेशन है, 213 में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किसने दिया? नहीं 212 नहीं, 213 एसएफआई 212 में है, 213 में ट्रिब्यूनल। देखो एसएफआई ऑर्डर नहीं देता, एसएफआई अपॉइंट किया जा रहा है, गड़बड़ मत करना। ऑर्डर इज गिवन बाय आइदर सीजी, दो सेक्शन में सीजी एंड वन इज ट्रिब्यूनल। तो 213 में किसने दिया? ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, लेकिन ऑर्डर किसको दिया? सीजी को। और सीजी ने फिर अपॉइंट किया इंस्पेक्टर, यही हुआ। फिर सीजी का प्रोसीजर तो यही रहने वाला है जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप। सीजी प्रोसिक्यूशन करेगी, ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट नहीं देगी इंस्पेक्टर की, क्योंकि ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं करेगी। ट्रिब्यूनल बोलेगी अरे मेरे को क्या दे रहा है, कोर्ट में जाना है। नहीं समझा? फिर कोर्ट में जाएगा, तो सेम होगा, ये होगा। तो अगर आपको समझा होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड केस तो होना ही होना है। और थर्ड केस कब होता है? जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर बोलती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि सीजी को लगता है जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किए हैं उसमें सारे के सारे इन्वॉल्व है। क्यों? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। समझ में आया? यानी ये कंपनी डिफ्रॉड टू क्रेडिटर्स है, यानी ये कंपनी का फॉर्मेशन ही बुनियादी गलत है, वाइंडिंग अप करो। लेकिन मेरे को बताओ वाइंडिंग अप ऑर्डर कौन पास करेगा? वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। 272 में अपन देखेंगे ट्रिब्यूनल के अलावा और किसी की औकात नहीं है कंपनी को वाइंड अप करने की। 272, हाँ 272 में। ओके यहां पर खाली सीजी क्या करेगी? एप्लीकेशन देगी। यानी आपको समझना चाहिए और एक आंसर रेडी होगा। ओके जब अपन चैप्टर 11 चालू करेंगे तो 272 में अपन देखेंगे ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप। तो 1 ग्राउंड कहां से मिलेगा? हाँ तो उधर के 5 ग्राउंड में से 1 ग्राउंड खत्म, तो उधर तक जाएंगे, पांचों के पांचों ग्राउंड खत्म हो जाएंगे हर चैप्टर में। उधर ग्राउंड आने के लिए हर चैप्टर होने चाहिए वाइंडिंग अप का। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझा? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट अभी मोटा मोटी एक बार लास्ट स्ट्रक्चर बता दूं, 206 होगा, 207 होगा, 208 होगा, 209 होगा, इधर तक खत्म हो सकता है। अगर खत्म नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेगा? 210 होगा, 212 होगा, 213 होगा। ये होने के बाद वापस क्या होगा? पावर ड्यूटी होगी इंस्पेक्टर की, 217, 219, 220 पावर ड्यूटी इंस्पेक्टर जो भी होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अरे मां कसम गर्दन लचके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर रिपोर्ट आएगी, फिर कोर्ट के पास जाएंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे और उसके रिकवरी करेंगे, और यहां तक एंड हो सकता है। नहीं हुआ और इसको लगा, सीजी को लगा नहीं भाई वाइंडिंग अप करना है, एंड देन वो एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप होगा। निकल से क्लियर?
इस तरह से होगा। अब खाली एक छोटा सा लास्ट पॉइंट, ओके, ये आंसर मेरे को दे दो। इधर मैंने अमेंडमेंट बताया था, अमेंडमेंट SFI में, मेरे को बताओ क्या बताया था अमेंडमेंट। इधर मैंने एक चीज बताई थी, पता नहीं तुम्हारा एक्टिवनेस उतना रहेगा कि नहीं, लेकिन मैंने एक अमेंडमेंट बताया था कि यहां पर अगर सीजी को लगा, मालूम पड़ा, आउटकम आया कि डायरेक्टर या KMP कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व था, तो सीजी किसको बोलेगी, ट्रिब्यूनल को बोलेगी रिकवरी करो। याद आया, विदाउट एनी लाइबिलिटी, याद आया, अमेंडमेंट बताया था, ठीक है। देन व्हाई दिस अमेंडमेंट इज ओनली इन 212, व्हाई 210 में और 213 में रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं करेगा? यही पॉइंट आपको समझना होगा, यही पॉइंट जो मेरे को एंड करना है, जिस पे एंड करना था, और मेरे को समझाना भी था, ठीक है, लेकिन मेरे को बोर हो रहा अभी, लेकिन ये पॉइंट है, सीरियस फ्रॉड के इसमें नहीं, फिर ट्रिब्यूनल के पास नहीं। मेरे को बता इधर क्या है, इधर क्या करेगा सीजी, ये याद करो, मैंने क्या बोला, सीजी के पास रिपोर्ट आई, सीजी को मालूम पड़ा क्या हुआ, फिर सीजी किसके पास जाएगा, कोर्ट में, कोर्ट में क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन करने के बाद क्या बोलेगा, रिकवरी। अब मेरे को बताओ रिकवरी कौन करेगा इधर, ये रिकवरी कौन करेगा, ये ट्रिब्यूनल नहीं करता है, ये रिकवरी जो की जाती है लोकल पुलिस स्टेशन करते हैं, जिस एरिया में आता है, ओके। लेकिन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में रिकवरी शुड बी डन बाय ट्रिब्यूनल, दैट्स अमेंडमेंट। आई डोंट नो समझ में आया क्या, ओके। इसको थोड़ा कल और मैं एलोबरेट करूंगा, ये पॉइंट में तुम समझे क्या, ये रिकवर, देखो मेरे को पता, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में क्या आएगा, मतलब मेरे को लेटर मिला, इंस्पेक्टर ने बोला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फ्रॉड है, 210 में भी, 212 में भी और 213 में भी, ठीक है, फ्रॉड है। फिर मैं किसके पास लेके जा रहा हूं ये लेटर, कोर्ट में दिया, मैंने क्या किया, प्रोसिक्यूशन किया, क्या किया, प्रोसिक्यूशन किया, ये तो दिखेगा ही नहीं, ये व्हाइट दिखेगा, प्रोसिक्यूशन किया, क्या किया, प्रोसिक्यूशन किया, ये समझ में आया। अब प्रोसिक्यूशन करने के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, लॉयर, उसका लॉयर, मेरा लॉयर, सब लड़ेगा, ये समझ में आया। अब ये लड़ने के बाद कोर्ट क्या बोलेगी, ठीक है भाई 10 करोड़ की तेरी लायबिलिटी है, समझ में आ गया। अब 10 करोड़ की लायबिलिटी की रिकवरी, सेकंड पॉइंट रिकवरी है, रिकवरी कौन करता है, ये सेक्शन के हिसाब से रिकवरी विल बी डन बाय लोकल पुलिस स्टेशन, जिधर आपका वो एरिया है, जुरिडिक्शन, ओके। लेकिन अगर SFI है तो उस केस में और एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया, जिसमें क्लियर लिख दिया कि ये सेक्शन के चक्कर में पड़ना मत, ये सब रिकवरी किसको करने देना, ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। इधर सिर्फ उसने जितना गुनाह किया है कोर्ट ऑर्डर करेगा, वो ट्रिब्यूनल और सेक्शंस उस पर लगा सकता है, समझ में आया। खाली लेकिन वो कौन सा सेक्शन में खाली पावर है, 212, एंड दैट इज अमेंडमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो नवंबर, लेकिन आया नहीं क्वेश्चन, ना जनवरी में भी नहीं आया, जनवरी का पेपर भी देख लिया, उसमें भी नहीं आया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है मेरे ख्याल से, मालिक क्लियर, आए नहीं आए, बट अपने को अभी लॉजिक्स ध्यान में रहना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर, मतलब इवन मैं थोड़ा सा अभी मैं थक गया, अभी भूख भी लग गया मेरे को तो, पर लेकिन लॉजिक ये है कि मैं चाह रहा, मतलब स्ट्रक्चर मेरा क्या है, चैप्टर है ना, खाली सोच के खत्म होना चाहिए। चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे चैप्टर्स, 10, ये सारे चैप्टर, ये 6 चैप्टर सिर्फ तुमको ऐसा आना चाहिए, बस ये खत्म, बस आउटकम, और इसका लिंकेज याद रखना चाहिए। मेरे ख्याल से वो स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है मैंने, कल उसको और फिल कर देते हैं, लास्ट वाले जो पोर्शन है, और कल इसको पहले खत्म कर लेंगे। मैं मोस्ट प्रोबब्ली एक आधे घंटे का काम रहेगा, आधे घंटे के बाद फिर अपन देखेंगे, ठीक है ना मालिक। चलो टेक केयर, कल टाइम मैं बताता हूँ, अपडेट करता हूँ आपको, है ना।